हाँ, देखिए आप लोग का जो ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट टॉपिक जो होता है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स समझना है। और इसमें हम वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे रिएक्शन को समझेंगे, बहुत कम समय में आप इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझ सकते। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्लोरो तीन कार्बन का चयन होगा तो क्या बोलेंगे, मीथेन इथेन क्लोरोप्रोपेन बनाना। क्लोरोप्रोपेन बनाने का तरीका कैसे होगा, सबसे पहले बनेंगे क्लोरो। देखिए हेलो एल्केन्स में पहला है हेलो, हेलो माने हेलोजन, तो हेलोजन के ग्रुप में इसका नाम हम पहले पढ़ चुके थे। तो हमको अगर क्लोरोप्रोपेन बनाना है तो क्लोरोप्रोपेन बनाने का कितना कितना तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल से। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, PCl5 PCl3। अब देखिए तीन कार्बन का चयन है, यहाँ भी तीन कार्बन का चयन लेंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे। इस OH यानी प्राइमरी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका PCl5 PCl3, ये सब तीनों में किसी के साथ रिएक्शन करेंगे या मेरे पास बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करेंगे तो OH की जगह पर क्लोरीन लिख देंगे। PCl3 को भी यूज करेंगे तो OH की जगह पर Cl चला जाएगा। SOCl2 का भी यूज करेंगे क्लोरीन। एक तो पहला तरीका हो गया। दूसरा इजी तरीका है एल्केन से कैसे बनाएंगे, क्लोरीनेशन लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। लाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। दो तरीका से हम सीख चुके हैं, इससे अब प्राप्त कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोडियम ईथर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो याद रखना है सोडियम ईथर बुर्ज रिएक्शन होता है। जितना कार्बन ऑफ चयन होगा, 3 कार्बन है 6 कार्बन होगा, क्लोरीन चला जाएगा सोडियम ईथर के प्रेजेंस में। दूसरा एक्वस NOH के साथ जो रिएक्शन होगा, एक्वस NOH क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे याद कीजिएगा OH जो है यहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन हटेगा OH चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर एक्वस की जगह पर एल्कोहलिक OH होगा तो यहाँ पे इलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे इलिमिनेशन होगा और इलिमिनेशन होगा यह कार्बन या इलिमिनेशन का मतलब है जो क्लोरीन, जिस कार्बन के नजदीक क्लोरीन है उसके बगल वाला हाइड्रोजन से यहाँ निकलेगा, H निकलेगा, Cl निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो सबसे याद रखना है अगर एल्कोहलिक KOH के साथ लिखेंगे तो सीधे सीधे एलिमिनेशन करना होगा। देखिए एल्कोहलिक KCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे Cl हटेगा Cl लग जाएगा। और आगे यहाँ से नीचे जस्ट आइए, अब यहाँ से हमारे पास एल्कीन बना चुके हैं। एल्कीन के साथ अब हम लोग कैसे समझेंगे रिएक्शन, देखिए हम लोग अभी कहाँ कहाँ समझे। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना दिए। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के सीख गए कैसे बनाएंगे। अब एल्कोहल एल्काइल हैलाइड से क्या क्या रिएक्शन हुआ, हम एक्वस NOH के साथ सीख चुके हैं एल्कोहलिक। अब यहाँ पे हम लोग जब एल्कीन बना चुके हैं तो देखिए एल्कीन के साथ मेरे साथ 3 रिएक्शन होगा। सबसे पहले H प्लस वाटर के, यानी H प्लस वाटर का मतलब है एल्कीन को वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे H प्लस के साथ, या एडिशन जो होता मार्कोनफ एडिशन की तरह यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, मार्कोनफ एडिशन कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे H चला जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो पहला मार्कोनफ एडिशन। दूसरा याद रखना B2S6 के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड को बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। यहां तक तो इजी हो गया। अब देखिए HBr हमेशा याद रखना है, HBr का यूज करेंगे ऑलवेज एंटी मार्कोनफ में। HBr ही लेना पड़ेगा, न क्लोरीन लेंगे न आयोडीन लेंगे। HBr के साथ अगर परऑक्साइड लिखेंगे तो एंटी मार्कोनफ रूल यह कहता है कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, यानी मार्कोनफ के जस्ट एंटी होता है, और ब्रोमीन वहां पे जाएगा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। अब देखिए यहां से हम यहां से रिएक्शन प्राप्त कर ली। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन होता है जो बोर्ड में पूछा जाता है। एक होता है फ्रैंकल रिएक्शन, एक होता है स्वार्ट रिएक्शन। बहुत इजी है। फ्रैंकल रिएक्शन में याद रखना है कि सोडियम आयोडाइड को एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन के जगह पे आयोडीन चला जाएगा। याद रखना है कि फ्रैंकल रिएक्शन कहता है कि सोडियम आयोडाइड के एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन सॉल्वेंट के रूप में हो गया, एसीटोन लिक्विड में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास बनेगा ब्रोमीन हटेगा, आई होता है AgF, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब हमेशा AgF ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा। इस तरीका से हम हेलो एल्केन्स का पूरा रिएक्शन हम लोग समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसका थोड़ा सा
प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब आप लोग को हम SN1 और SN2 के बारे में समझाना चाह रहे हैं कि SN1 और SN2 क्या होता है। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फर्स्ट ऑर्डर। SN2 N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, 2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर। एल्काइल हैलाइड जो टॉपिक में पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 रिएक्शन को समझना। देखिए एल्काइल हैलाइड में मेरे पास SN1 रिएक्शन में एक कार्बोकैटायन बनता है, बॉन्ड टूटता है और X- बाहर निकल जाता है, और R कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों के मिलकर रिएक्शन RANU बनता है। तो आप समझना है SN1 रिएक्शन जो होता है वह 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिलिक के साथ फास्ट रिएक्शन करता है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले समझना है कि जो भी SN1 होना है न्यूक्लियोफिलिक का जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो SN1 में सबसे समझना है कि लिविंग ग्रुप हटेगा, X बाहर निकलेगा, यहाँ पे R पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकैटायन जो होगा न्यूक्लियोफिलिक के साथ क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना है 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होता है जो फास्ट होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि हम बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। दूसरा में हम बोल सकते हैं इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तब होगा जब उसमें रीअरेंजिंग पॉसिबल होगा। तो हमें समझना है कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन SN1 में। तीसरा समझना है कि फर्स्ट स्टेप इन द आर्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। इसमें इंटरमीडिएट कैसा बन रहा है, कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट बन रहा है और ये जो किसी भी इस रिएक्शन का जो रेट होगा, किस रेट से स्पीड भागेगा, कितना तेजी से रिएक्शन होगा, वो रेट डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप में। तीन सब किसी एग्जाम में जब पूछेगा कि SN1 रिएक्शन में क्या होगा तो बोलेंगे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकैटायन होगा तो फर्स्ट स्टेप ही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चौथा समझना है कि यह जो रेट होता है इसका सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसमें बहुत ज्यादा भी कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का होगा तब पर भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी इसमें सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड जो हम डाले हुए इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ROR का रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब सिंपल हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोल स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद प्राइमरी डिग्री होगा। याद रखना है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोल स्टेबल, 3 डिग्री होगा, उसके बाद सेकंड डिग्री होगा, उसके बाद फर्स्ट डिग्री होगा। उसके बाद हमारे पास लिविंग ग्रुप, देखिए वीक बेस इज द गुड लिविंग ग्रुप, तो सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन RI होगा, उसके बाद BR, इसमें CR, इसमें F सबसे कम। 7 में समझना है कि SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अल्कोहल वाटर होगा। और 7वां नंबर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली न्यूट्रल होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल याद रखना है, न्यूट्रल सब्स्टिट्यूट बेस जो होगा वह वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे 7-8 पॉइंट को समझना है, SN1 रिएक्शन हो जाएगा। अब SN2 रिएक्शन क्या होता है, SN2 एक ही स्टेप में हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, एक ही साथ अटैक भी करना है, यानी कि बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होता है। बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, यानी बॉन्ड का ब्रेक करना और बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, बोथ एक ही साथ होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 1 स्टेप का रिएक्शन। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होता है कि बॉन्ड जब इसके करीब आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट होगा, उसके बाद फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक ही स्टेप में होता है, कोई इंटरमीडिएट इसमें नहीं होता। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन SN2 में नहीं होता है। तीसरा में समझना है इसका रेट जो है दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन। अगर दोनों को कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन, यानी सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अस्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन के नजदीक आएगा तो अस्टेरिक हिंड्रेंस
जहां पे कम होगा वहां उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा तेजी से होगा, इसलिए इसका रेट जो रिएक्शन होता है रेट डिपेंड करता है स्टेरिक, यानी सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन किसमें हो, प्राइमरी अल्काइल CH3X में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है। और अगर यहाँ पे एल्काइल 3 एल्काइल ग्रुप डाल देंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। यानी हमें ऐसा समझना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा, यानी कि SN1 का ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है SN2 का ऑर्डर। इसमें सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा, इसमें 3 डिग्री अल्काइल का सबसे कम होगा। ये दोनों सेम हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन ये जो मेरे पास आयोडीन है वीक बेसिस द गुड लिविंग दोनों का सेम होता है, SN1 SN2 दोनों सेम है। अब 6 नंबर है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट DMSO आता है, एसीटोन आता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर आता है, अल्कोहल आता है। और इसमें याद रखना इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि यह दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग जनरली होता है मेरे पास OH माइनस बोल सकते हैं CH3O माइनस, यानी जहां जो बेस होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उस पे मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके ठीक है, आगे वन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कार्बन 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा है, कार्बन का हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमीन। इसमें सबसे पहले सोचेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कायरल सेंटर ढूंढेंगे, ब्रोमीन हटेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब देखिए कार्बोकैटायन में एक जो p ऑर्बिटल होता है दोनों का लॉग बराबर होता है। एक कार्बोकैटायन हम इंटरमीडिएट पढ़ते हैं तो CH3 में उसका एक ऑर्बिटल खाली रहता है p का, तो p का दोनों लॉग बराबर होता है। न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करेगा, बैक और फॉरवर्ड, क्योंकि उसका दोनों का दोनों लॉग खाली पड़ा है। तो बैक से जो अटैक करता है उसको इन्वर्सन बोलते हैं, और जो फ्रंट से अटैक करता है उसको रिटेंशन बोलते हैं। रिटेंशन मींस हुआ कि रिटेन किया, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी R होगा। इन्वर्सन का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका S होगा, यानी कि जो कायरल होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन का उल्टा होगा, जस्ट एज अ मिरर इमेज। रिटेंशन का मतलब जस्ट यहाँ का इथाइल इधर चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 में पढ़ने से फायदा क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का नेचर इसमें पता लगाना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 में दो चीज बनेगी, इन्वर्सन बनेगा और रिटेंशन बनेगा। तो याद रखना रेसिमिक मिक्सचर इज SN1, जो रेसिमिक मिक्सचर जो फॉर्म होगा वो ऑलवेज इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव का मतलब होता है कि अगर हम किसी पोलराइज्ड लाइट को रोटेट डेस्टो रोटेट मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करना, लेवो का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना। तो दोनों का अगर मिक्सचर बराबर है तो जितना डेस्टो रोटेट करेगा उतना लेवो रोटेट करेगा। नेट क्या हुआ, नेट रोटेशन इक्वल टू 0, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब हुआ कि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे आगे करके तो नॉर्मल चीज है। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताता है कि जो लाइट होता है, पोलराइज्ड लाइट को जिस मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस में रख दे, और पोलराइज्ड लाइट अगर उस निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है और प्रिज्म पास करने के बाद उस मटेरियल से अगर लाइट पास करेगा तो वह लाइट को क्या करेगा, पोलराइज करा, यानी कि वह लाइट क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। तो जब लाइट का रोटेशन हो जाएगा, यानी इस तरफ रोटेट करेगा उसको डेस्टो, इसका अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे उसको लेवो। एक्टिव का मतलब होता है कि लाइट अगर उस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करा जाए, वो पास करने के बाद अगर मेरे पास उस मटेरियल से पास करेगा तो लाइट को रोटेशन चाहिए। अगर लाइट रोटेट किया तो एक डेस्टो होता है, एक लेवो होता है। ज्यादा डिटेल नहीं समझना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यही समझना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्म होगा और ऑलवेज इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव का मींस हुआ कि जितना डेस्टो का फॉर्मेशन होगा, लेवो होगा, दोनों का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज से 50 इधर क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रोटेशन पर नेट रोटेशन इक्वल टू 0, इसलिए SN1 रिएक्शन कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा। इफ सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव देन रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबस्ट्रेट यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन तब होगा जब यह पॉइंट जो दिख रहा है या सबस्ट्रेट जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी रेसिपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा रेसिपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर मेरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इन्वर्सन और रिटेंशन जैसा दो प्रोडक्ट होने का चांस नहीं। इसलिए याद रखना है कि रेसिपिक मिक्सचर तभी बनेगा जब मेरे पास यह जो कार्बन है जो सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव एक कायरल सेंटर जो होता है ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। चार डिफरेंट एटम से अगर जुड़ा हो तो वह कार्बन क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए वैलिड है रेसिपिक मिक्सचर। दूसरा देखिए SN2 रिएक्शन क्या होगा, SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक होगा, इसको बोलता है वार्डन इन्वर्सन। वार्डन इन्वर्सन बस बैक साइड है, यानी कि मेरे पास जो बैक साइड जो यहाँ पे दिख रहे थे सेम चीज यही बनने वाला है, सिर्फ एक ही चीज बनेगा। इसको बोलते हैं वार्डन इन्वर्सन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा बैक साइड से अटैक करेगा और जस्ट टाइप का क्या होगा, ब्रोमीन जाएगा, इसका मिरर इमेज C2H5 इधर, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में लग जाए। इसमें भी वही चीज है, इफ सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो इसका S होगा। अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो वार्डन इन्वर्सन होने का चांस नहीं है। यानी यहाँ पे दो चीज, इन्वर्सन भी बनेगा, रिटेंशन भी बनेगा। यहाँ पे इसमें डेस्टोलिगो जैसा नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर इस कार्बन पे R है तो यहाँ पे S होगा, इसलिए बोला जाता है वार्डन इन्वर्सन। और 3-4 वो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन देख लेना, बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में पूछता है। देखिए यहाँ पे इस एल्काइल हैलाइड में अगर KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड होगा, C इसके साथ जुड़ जाएगा। आयनिक याद रख KNO2 में आयनिक बॉन्ड देखिए नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन देखिए याद रखना है जब जब Ag लग जाएगा कहीं पे तो आप समझिएगा Ag में मेरे पास देखिए यहाँ पे वो भी NO, तो यहाँ पे AgNO2 भी नाइट्रोजन से जुटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से स्ट्रॉन्ग, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन ऑक्सीजन के बनस्पति, इसलिए नाइट्रोजन इसके साथ लग जाएगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज ही लग गया। यहाँ पे देखिए AgCN में कोवैलेंट में देखिए नाइट्रोजन पे लोन पे यहाँ पे N से जुटे, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। इस तरीका से मेरे पास जो SN1 SN2 का रिएक्शन हो गया। अब इसको अच्छा से आप कॉपी आप देखिए E2 में क्या होगा, E2 और E1। यहाँ पे देखिए हेलोजन ग्रुप को पोजीशन को अल्फा बोलेंगे, इस पोजीशन को हम लोग बीटा बोलेंगे। अल्फा और बीटा जो H और X का एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन X निकलेगा, बॉन्ड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और हमेशा याद रखना है इसमें कि हीट करेंगे, जब भी क्वेश्चन है बेस स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, वीक बेस रहेगा, लेकिन हीट लिखा रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे HX बाहर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। आप हमेशा यही रखना है कि हेलोजन वाला जो कार्बन हो तो अल्फा होता है, उसके वजह से उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोला जाता है। यह बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे उसमें बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें बाइमॉलिक्यूलर होता है। बाइमॉलिक्यूलर का मतलब इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में आएगा, यानी कि मेरे पास एक ही स्टेप में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक ही स्टेप में, हाइड्रोजन से जो X निकलेगा यहाँ पे H बेस होगा तो बेस के साथ क्या होगा, H निकलेगा, बेस से तो H निकलेगा, यानी बेस को क्या चाहिए, H चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाता था, कार्बन पे अटैक करता था, वहां पे लिविंग ग्रुप पड़ता था। इसमें भी लिविंग ग्रुप होगा, लेकिन सबसे पहले बेस किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन निकालेगा, और हाइड्रोजन बेस जो होगा, हाइड्रोजन के बेस जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड को निकाल देगा, उसके जस्ट साथ में लिविंग ग्रुप निकलेगा, यानी बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और उसी स्टैंड में हाइड्रोजन ग्रुप भी लिविंग ग्रुप के रूप में निकला, यानी कि यहाँ दोनों बोथ साथ, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के पास जाता था, लिविंग ग्रुप निकलता था, यहाँ बेस किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि दोनों सेम चीज है। वहां यहाँ बेस की जगह पर वहां पे न्यूक्लियोफाइल होता था और यहाँ पे एलिमिनेशन में बेस होगा। तो यहाँ पे यही समझना है कि दोनों साथ साथ होगा, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। E2 रिएक्शन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस एंड हाई टेंपरेचर। देखिए बहुत इजी तरीका रहेगा, जब भी क्वेश्चन में पहचानने का तरीका एक ही है कि एलिमिनेशन हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि बेस
इसमें देखो एक्वस नहीं रहेगा, इसमें अल्कोहलिक क्यूएच रहेगा। क्या रहेगा? अल्कोहलिक क्यूएच रहेगा। और याद रखना डेल्टा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन लिखा रहेगा तो अल्कोहलिक क्यूएच से डेल्टा लिखा। डेल्टा का मतलब हीट। जब हीट करेंगे तभी दोनों एक साथ होगा रिएक्शन। इसलिए हमेशा याद रखना है कि बेस रहेगा, बेस के साथ हीट किया ये वर्ड लिखा रहेगा। यानी HX के साथ निकल जाएगा हाइड्रोजन क्लोरो, जो भी HX के साथ बॉन्ड निकले यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या दिया हुआ देखिए। इस तरह भी CH3OH KOH लिखा है, कुछ भी एल्काइल RO माइनस भी लिखा रहेगा, NH2 माइनस डेल्टा लिखा R माइनस। ये सब टोटल का टोटल स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग वो बेस के साथ हीट देगा, हीट। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को लेगा, हाइड्रोजन इस पे अटैक, बेस क्या करेगा? बेस जो यहाँ पे होगा, बेस जो होगा ऐसे जाएगा, ऐसे खुलेगा, दोनों एक साथ जा रहा है। बेस हाइड्रोजन पे जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज करेगा, फिर यह बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। यानी ये प्रोसेस जो एक साथ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। बेस हाइड्रोजन के बेस को क्या चाहिए? H+ चाहिए। तो बेस हाइड्रोजन के पास जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और उसके बाद लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए। तो दोनों एक साथ बेस हाइड्रोजन के साथ जा, बेस को क्या चाहिए? H+ निकालेगा और H+ निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए H+ निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये लिविंग जाएगा, एक नेगेटिव बीटा पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलकर क्या होगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ही याद रखना। देखिए यहाँ पे यूनिमोलिकुलर क्या होता है? यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन होगा, जैसे उसमें पढ़ते थे E1 में। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था और न्यूक्लियोफाइल क्या करता था? कार्बोकैटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करता था? उसको फॉस्फोरेशन करता। सेम चीज होगा, पहले H+ निकलेगा, H+ निकलने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के बाद लिविंग ग्रुप हट के तब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमेशा याद यही रखना है कि यहाँ पे 2 स्टेप होगा। सेम E1 और SN1 दोनों लगभग सेम है, लेकिन वहां पे क्या होता है? तो वहां पे SN1 रिएक्शन में उसमें भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी कार्बोकैटायन, लेकिन उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करता था। यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, कार्बोकैटायन होगा फॉर्मेशन, उसके बाद लिविंग ग्रुप हट जाएगा, इसके बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दोनों सेम चीज है, कार्बोकैटायन होगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप हटेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन याद रखना एकदम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, 2 स्टेप होगा। SN1 भी 2 स्टेप होता था, E1 भी 2 स्टेप। 2 स्टेप का मतलब फर्स्ट स्टेप इज द कार्बोकैटायन, सेकंड स्टेप क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप क्या करेगा? H+ निकल जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या करेगा? वहां पे लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप हटेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वही इसमें क्या होता है? E2 में क्या होता है? बेस हाइड्रोजन के पास दोनों एक साथ फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें वैसा नहीं होगा, पहले H निकलेगा, बेस है तो H निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बन को कार्बोकैटायन होगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप के साथ निकल जाएगा, यहाँ पे उसके बाद लिविंग ग्रुप निकलेगा। वीक बेस होगा, बेस इसमें कैसा? वीक बेस यूज फॉर इवन हाई टेंपरेचर। देखो CH3OH, अगर मेरे पास CH3O- लिखा है, डेल्टा लिखेंगे एलिमिनेशन E2। अगर मेरे पास CH3OH ये वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, उसके बाद डेल्टा रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, या E1 होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहां पे देखिए अब E1 में भी वही होगा, 3 डिग्री फर्स्ट, उसके बाद 2 डिग्री, इसके 1 डिग्री। याद रखिएगा दोनों का चीज में, अभी देखिए यहाँ पे दोनों में 3 डिग्री, उसमें क्या होता है? दोनों का सेम कार्बोकैटायन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे पास E2 एलिमिनेशन हो, I1 एलिमिनेशन हो। सबसे ज्यादा क्या होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, उसके बाद सेकंड डिग्री होगा, उसमें फर्स्ट डिग्री होगा। लेकिन SN2 और SN1 में उल्टा हो जाता था। SN2 में सबसे ज्यादा प्राइमरी होता था, उसके बाद सेकेंडरी, सबसे कम होता है टर्सरी। लेकिन ऑर्डर जो यहाँ पे होगा, दोनों का ऑर्डर लगभग सेम होगा, दोनों 3 डिग्री, उसके बाद सेकंड डिग्री, उसमें फर्स्ट डिग्री। पहचानने का तरीका कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एलिमिनेशन E1 हो रहा है कि E2 हो रहा है? सबसे इजी तरीका इसमें पहचानेंगे, बेस पे दोनों से एलिमिनेशन हो के दोनों का एल्केन का फॉर्मेशन होगा, दोनों सेम चीज होगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा? दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको समझना कि जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करेंगे हाई टेंपरेचर के साथ तो E2 एलिमिनेशन होगा, और अगर मेरे पास वीक बेस के साथ हीट करेंगे तो E1 एलिमिनेशन होगा। इसको कॉपी कीजिए।
देखिए E2 में क्या होगा। सबसे पहले हम जिसका इस कार्बन को देखेंगे तो 5 बीटा हो गया, कोलिक KOH था, क्या निकलेगा बीटा, दो चांस होने का। ये तो फिक्स हो गया, हाइड्रोजन तो निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन भी निकल सकता है, यहाँ का भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ का हाइड्रोजन निकाले और यहाँ से एक प्रोडक्ट ही बना दी, और इसका हाइड्रोजन निकाला अल्फा तो फिक्स यहाँ पे। याद रखना कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड से एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप अटैचमेंट है, इस डबल बॉन्ड से सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो एल्काइल है उसके बगल में कितने ग्रुप से अटैचमेंट, एक एल्काइल दो ग्रुप से अटैचमेंट, जैसे द मोर स्टेबल। और यहाँ पे जो एल्काइल है सिर्फ एक ग्रुप से अटैचमेंट, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो हमेशा ध्यान देखना कि अल्कोहलिक KOH की जब रिएक्शन करेंगे E2 में तो प्रोडक्ट जो बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर होगा मोर सब्स्ट्रेट। रेट किस पे डिपेंड करेगा, सेम कॉन्सेप्ट SN2, सबस्ट्रेट और बेस पे डिपेंड करेगा, इसलिए सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसके बाद रिएक्टिविटी क्या होगा E2 का, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मोर स्टेबल। इसका ऑर्डर 3 डिग्री से 2 डिग्री, फर्स्ट डिग्री उल्टा होता है। SN2 में क्या होता था, फर्स्ट डिग्री सबसे ज्यादा होता है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना देंगे। रेट ऑफ E1 क्या होगा, बेस पे डिपेंड है, रिएक्ट सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे वाले डिपेंड करेगा, सेम टू सेम चीज है। रिएक्टिविटी ऑफ E1, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन, यानी कार्बो स्टेबिलिटी। और यहाँ पे E1 में क्या होगा, कार्बोकैटायन, रिएक्टिविटी ऑफ E1, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। E1 में पहले पढ़े थे कार्बोकैटायन बनता है, 3 डिग्री इसमें भी होगा, 2 डिग्री फर्स्ट डिग्री। सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, जस्ट SN1 आप कीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। रिएक्टिविटी और लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, वीक बेस इज द गुड लिविंग ग्रुप। इस तरीका से हम लोग E2 और E1 का, अब इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम बताएंगे कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास ये अल्फा बोलते हैं इसको, इसको बीटा बोलते हैं। हमेशा कोशिश करना कि जब भी अल्कोहलिक KOH दिया रहेगा तो कुछ नहीं लगाना है दिमाग, बस कार्बन जो हाइड्रोजन ग्रुप उसके बगल वह कार्बन पे अल्फा पकड़ेंगे, उसके बगल वाला ये भी बीटा, यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी बीटा एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे यानी इसमें एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है कि यहाँ भी CH3 जा रहा है, यहाँ भी CH3, यहाँ पे यानी कि मेरे पास मेजर प्रोडक्ट ही माइनर नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब भी एल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑलवेज एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन भी कैसा होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। वो इसमें E2 जब एलिमिनेशन करेंगे तो वह कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनाना, बस इसके यह जो हाइड्रोजन ग्रुप का कार्बन उसके बगल वाला हाइड्रोजन को निकाले देंगे डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी बना सकते हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो कोशिश यही करना है कि मेरे पास जब E2 एलिमिनेशन होगा, कार्बोकैटायन नहीं बना, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे इससे भी वही मिलेगा, इससे भी यही मिलेगा, तीनों से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। और जब भी इसमें प्रोडक्ट बनाएगा तो हमेशा कोशिश करना है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मोर स्टेबल। अब आगे हम लोग हेलो एरिन्स के बारे में, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एरिन को NaNO2 के साथ HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो डायज़ोनियम साल्ट बनेगा। डायज़ोनियम साल्ट से देखिए CuCl को HCl, देखो यहाँ पे Cu, यहाँ Cl, HCl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। देखिए यहाँ पे CuBr HBr करेंगे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे देखिए CuCl KCl, इसका डायज़ोनियम साल्ट पे याद रखें गैटरमेन रिएक्शन, सैंड मेयर, दो ही तरह का डायज़ोनियम साल्ट हम लोग को पढ़ना है, सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ना है, गैटरमेन रिएक्शन। इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। देखिए गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, डायज़ोनियम साल्ट को Cu प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लग जाता है, CuHBr के साथ यहाँ ब्रोमीन लग जाता है। देखिए इसको हम पीएच भी लिख सकते हैं, फिनाइल भी लिख सकते हैं, N2 प्लस Cl HBO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले HCl बाहर निकल जाएगा, N2 प्लस B4 माइनस, इसको हीट करेंगे तो पीएच के साथ F हो जाएगा, N2 प्लस BF3। यहाँ पे देखिए फिनाइल N2 प्लस Cl माइनस K Cl एक साथ
निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा PHI प्लस N2 प्लस के Cl। हम लोग हेलोजेनेशन पढ़े थे। हेलोजेनेशन सिंपल होता है, क्लोरीन को Cl2FeCl6 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन मेरे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज किया ऑर्थो पारा पे जाएगा। नाइट्रेशन यूज करते हैं, नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा NO2, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पे जाएगा ऑर्थो पारा पे जाएगा। पारा ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सल्फोनेशन क्या होगा, SO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो पे SO3 जाएगा, SO3 पारा पे जाएगा, मेजर प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा पारा बनेगा।